कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। किसानों को मिलेगी 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। किसानों और मजदूरों को मिलेगा आर्थिक लाभ। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहा है किसान सम्मेलन। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक एबीयू के चुने गए नए उपाध्यक्ष। 3 वर्ष तक उनका होगा कार्यकाल। और राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए सरकार ने तैयार किया खाका। मुख्य सचिव ने बैठक में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में कल कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें गन्ना किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। किसानों को 1,500 करोड़ रुपए का सब्सिडी, हर एक हफ्ते के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की बकाया सब्सिडी मिलेगी, जिससे 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधे सीधा मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के लिए बिजली की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि बढ़ाकर 6,700 करोड़ रुपए किए जाने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी फैसला लिया गया है। वहीं सुरक्षा मामलों की बैठक समिति की बैठक में नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के गठन को भी मंजूरी दी गई है। बुधवार को गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर आई। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को सहायता के लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, जिस पर निर्यात सब्सिडी को मंजूर किया गया है। इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसके साथ ही निर्यात से होने वाली 18,000 करोड़ रुपए की आय को भी सीधे किसानों को ही दिया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों के साथ ही 5 लाख मजदूरों को भी फायदा होगा। एक हफ्ते के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सीधे किसानों को मिलेगी। 3,500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। मौजूदा पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि देश की कुल घरेलू खपत 260 लाख टन ही है। ऐसे में मोदी सरकार का 60 लाख टन चीनी पर निर्यात सब्सिडी का फैसला किसानों और चीनी मिल में काम करने वाले कामगारों के लिए बेहद अहम है। एक अन्य अहम फैसले में पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के लिए बिजली की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,700 करोड़ रुपए किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला किया है। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे, ये 2,251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की भी बैठक हुई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के गठन को भी मंजूरी दी गई है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस डायरेक्टिव, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सप्लाई चेन सिक्योरिटी, government will declare a list of trusted sources, trusted products for the benefit of telecom service providers. The list of equipments to be covered under this directive
and the methodology to designate trusted products will be devised by the designated authority, who is the National Cyber Security Coordinator. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सेक्टर में आपसी हितों से जुड़े विषयों पर सूचना के आदान प्रदान को लेकर MOU को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के कल्याण को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री ये बीड़ा उठा रहे हैं और इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तथ्य सामने रखे। इस बीच किसानों के आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की अलग अलग इकाइयों समेत 8 संगठनों की दलीलें भी सुनेगा। एक और जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने फिर साफ किया है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद किसानों की बेहतरी के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसा भारत में नेता है जो देश को बदल सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी सिफारिशें 2006 में यूपीए सरकार को पेश की, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित करने का काम किया। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित करने का काम किया जाता है। उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री लगातार किसानों के आंदोलन के मसले पर जहां विपक्ष पर भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ये भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। साजिशी सुपारी का संदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक। तो ये साजिशी सुपारी का संदूक लेकर के किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग की सामंती सियासत के बहुत ही जांचे, बहुत ही परखे, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो प्लेयर्स हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने, खुद कृषि मंत्री जी ने, खुद पूरी सरकार ने एक ही बात कही है कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। इस बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति किसानोन्मुखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण नहीं हो और उन्हें समय पर मदद सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। And we have to create a remunerative price. We have to see that the farmers are not exploited, and we have to see the farmers are given adequate, timely help. That is the duty of the government. उधर नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनानी पड़ेगी, जिसमें किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल फिर सुनवाई करेगा। इन सब के बीच किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं ने आजादी के आंदोलन से अब तक देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। राजनीतिक नेतृत्व देने में भी अधिवक्ता कभी पीछे नहीं रहे हैं। लोगों को सहज सुलभ न्याय के साथ ही सामाजिक दिशा भी अधिवक्ता तय करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित
है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया सरल होनी चाहिए तथा वादकारी के हित सर्वोच्च होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को शीघ्र कराए जाने का आश्वासन भी दिया। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है। अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के तहत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया है। 3 साल में दिवंगत अधिवक्ताओं के 471 आश्रितों को 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में प्रयागराज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बॉडी वार्म कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और मोबाइल सर्विलांस सिस्टम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने माघ मेला तैयारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो अंग हैं उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है, और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं, तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपने सेवाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी, तो स्वाभाविक रूप से न केवल संसदीय लोकतंत्र आहत होगा, बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती हुई दिखाई देंगी। और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था, वो एक सामूहिकता का एक समन्वय है। बांदा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान बिल को किसान हितैषी बताते हुए विरोध करने वालों को विपक्ष की साजिश बताया। सम्मेलन में हजारों किसानों के अलावा बांदा सांसद और मंडल के 4 जिलों के विधायक भी मौजूद रहे। किसान बिल को लेकर सरकार और किसान संगठनों के प्रमुखों के बीच कई चरण की वार्ता फेल होने के बाद अब भाजपा ने किसान बिल के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बुंदेलखंड के बांदा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की आड़ लेकर विपक्ष लोगों को भड़का रहा है और किसानों के अंदर गलत धारणाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाई है, जिसे विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए गलत बता रहा है। किसान खेतों में काम कर रहा है और सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, सरकार किसान के हित में पीछे नहीं हटने वाली है। जो किसान बिल पास हुआ है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। जो धरना हो रहा है, सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। जो विषय रखे, उनको शंका लगा कि जो समस्या है किसानों की जमीन पर, वो एसडीएम के पास जाएगा। उनका आग्रह था कि कोर्ट में सिविल मतलब उनको करना चाहिए, उस पर भी सरकार तैयार है। यदि आप बात करते हैं तो ये भी हो। बाकी भी जो उनकी समस्या थी उस पर तैयार है। फिर भी ये लोग किसके षड्यंत्र में हैं, क्या है, बात करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आदरणीय मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। चाहे पहले यूरिया ब्लैक होता था,
लाठी चलती थी किसानों पर, आज कोई लाठी चार्ज नहीं होता है, न ब्लैक होता है, निम्नलिखित यूरिया सभी को उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में लोग जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मंडी के बाहर बेचिए चाहे मंडी में बेचिए, स्वतंत्र होकर बेचिए। किसान कंपनी को दे या न दे स्वयं कर सकता है, पहले भी बटाई पर देता था, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। किसानों की समस्या का समाधान उसमें, लेकिन ये 3 महीना बाद 4 महीना बाद किस षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन शुरू किए हैं ये समझ में नहीं। किसान आंदोलन के बीच सरकार और संगठन ने किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए किसानों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहित कई नेता संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लखनऊ जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कल सुल्तानपुर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। उन्होंने विकास भवन में सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक के अलावा विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान चौपालों में किसानों से बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे संवाद करना चाहते हैं। किसानों को भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए बातचीत कर गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। से कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से मिल करके बात करके एक रास्ता निकालें जिसमें वो भी खुश, देश भी खुश। तो मैं सोचती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग बातचीत करें। प्रसार भारती ने वैश्विक प्रसारण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ शशि शेखर वेम्पति को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी एबीयू का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का गठन 1964 में 57 देशों और क्षेत्रों में 286 से अधिक सदस्यों के साथ प्रसारण संगठनों के एक पेशेवर संघ के रूप में किया गया था, जो लगभग 3 अरब लोगों तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सीईओ प्रसार भारती को अगले 3 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष चुना गया है। कोविड-19 के चलते वर्चुअल माध्यम कराया गया ये अभूतपूर्व चुनाव यूनियन की जनरल असेंबली के दौरान हुआ। तुर्की की सार्वजनिक सेवा प्रसारक टीआरटी के अध्यक्ष और महानिदेशक इब्राहिम एरन को एबीयू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके उपाध्यक्ष पद पर भारत का प्रत्याशी शशि वेम्पति जीत गए हैं। चाइना के उम्मीदवार से भी उनको ज्यादा वोट मिले और वो जीत गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और भारत अपना काम इस भूमिका में अच्छी तरह से निभाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। Asia Pacific Broadcasting Union is a multilateral platform where public broadcasters of various countries in this entire region, stretching all the way from Australia in the east, Japan, all the way to the west, including several Central Asian and Southeast Asian nations, are part of this platform. So the vice presidency is a very onerous task. So India has had a long history of association with ABU. India was one of the founding members. Several leaders from the public broadcaster, be it Doordarshan, be it All India Radio, over the years have held offices in ABU, and so it's a moment of great pride and happiness for all of us. आर्थिक पारदर्शिता के लिए 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन जारी करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के न्यास के महासचिव चंपत राय ने नई दिल्ली में बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सघन निधि समर्पण अभियान चलाएंगे। इसमें मंदिर निर्माण के लिए लोगों से दान देने की अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए देश के तमाम विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है। हमारा ये जो मास मोबिलाइजेशन कैंपेन, इसे मकर संक्रांति से शुरू करेंगे और कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अधिक से अधिक माघ पूर्णिमा यानी फरवरी 27, ये 42 दिन के काल में सब कुछ अपने अपने प्रांत की सुविधा के अनुसार दिन तय करिए
और जनसंपर्क प्रारंभ करें। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। अयोध्या को पर्यटन नगरी के साथ साथ उसकी भव्यता और समग्र विकास की योजना को तैयार करने हेतु कंसल्टेंट का चयन करते हुए पूरे अयोध्या के विकास का खाका तैयार किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। ये तैयारी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कमेटी में कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के साथ अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव सूचना और अपर मुख्य सचिव नियोजन को भी शामिल किया जाए। अयोध्या विकास के संबंध में प्रस्ताव 2 दिन में उपलब्ध कराने के भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या धाम के विकास के प्रस्ताव की जानकारी मुख्य सचिव को मीटिंग में उपलब्ध कराई। उन्नाव जनपद के सिरौती गांव के बच्चे शहर के किसी भी स्कूल से कम नहीं हैं। उनके टीचर ने अपनी आवाज में ऑडियो बुक से पढ़ाने का नया तरीका इजाद किया है। इस गांव के सभी बच्चे सुबह और शाम को किताब की तरह अपने हाथों में मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ये छात्र मोबाइल पर अपने स्कूल से मैडम द्वारा नेट पर भेजे गए ऑडियो लेसन को सुनकर याद करते हैं। उन्नाव के इस छोटे से गांव सिरौती विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आज कॉन्वेंट स्कूलों के किसी और छात्र छात्राओं से कम नहीं है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने पाठ्यक्रम को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके नेट पर एक ऑडियो बुक और पॉडकास्ट चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से यहाँ के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यापिका द्वारा पाठ्यक्रम को छात्रों को समझाते हुए आवाज दी गई है। इसका फायदा छात्रों को पढ़ते समय मिलता है। इन छात्रों को लगता है कि जैसे टीचर क्लास में ही इनको पढ़ा रहा हो। हमारी मैडम हमें ऑडियो करके भेजती है और हम लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं और सभी लोग सुनते हैं और हमारी मैम की आवाज़ बहुत ही अच्छी है। हमें सुनकर बहुत मज़ा आता है और सभी याद हो जाते हैं। हमारे गांव के जितने भी लड़के पढ़ते हैं और विद्यालय जाते हैं तो प्रधान शिक्षिका महोदय जी ने एक ऑडियो पोल जारी रखा है, तो उनकी ममतामयी आवाज़ से लोग के साथ साथ बच्चे भी और हमारे भाई बहन भी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ग्रामीण पॉडकास्ट और ऑडियो बुक के माध्यम से सिलेबस तैयार करने वाली इन बच्चों की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, जिनको हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। इनका कहना है कि ऑडियो में डाटा कम खर्च होता है, जिसके कारण बच्चे किसी भी साधारण मोबाइल पर भी पाठ्यक्रम को सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। 3 दिनों में इनके 173 छात्र इनके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस अध्यापिका की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें जनपद में मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग को गर्व है, जो नई विधा के साथ कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा से जोड़े हुए हैं। जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उसी दिशा में मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने ऑडियोज रिलीज करना स्टार्ट किया, जिसको एज अ पर्सनल रेडियो स्टेशन या पॉडकास्ट बोल सकते हैं। इसका प्रभाव ये है कि एक तो इजीली एक्सेसिबल है, ज़रूरत नहीं रहती कि आप बराबर स्क्रीन पर देखें और कई बार मोबाइल की अवेलेबिलिटी घर में नहीं होती है, तो ये कम डेटा पर भी उपलब्ध है और इसकी मैं लिंक बच्चों तक भेजती हूँ और बच्चे उसको साधारण कीपैड वाले फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ये प्रारंभ किया है। अगर आपने एंकर ऐप डाउनलोड किया है या आप सिर्फ लिंक के माध्यम से स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन सकते हैं। इसका प्रभाव ये है कि बच्चे ही मुझसे कहते हैं कि मैम मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो से आगे बढ़ के कुछ नया सोचा जाए। कोविड में हम लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो मैंने अपना पॉडकास्ट रिलीज करना शुरू किया है, जिसमें मैं हर दिन 5 से 7 मिनट में एक चैप्टर पढ़ाने का बच्चों को प्रयास करती हूँ। और अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि 173 बच्चे हमारे यहाँ का पॉडकास्ट सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। हमारे नवाबगंज क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय सोहरा मऊ है, जिसमें कि श्रीमती स्नेहिल पांडे हैं और उनको इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी, शिक्षक पुरस्कार भी से सम्मानित हुई हैं। उनके द्वारा स्मार्ट क्लास की भी उन्होंने अपने यहाँ व्यवस्था की है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी वो अपने बच्चों को शिक्षण कार्य करती रहती हैं और हम तो ये कहेंगे कि जो भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और पूरे बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदूषण का विशेष ख्याल रखते हुए गंगा नदी के अंदर चलने वाली डीजल और पेट्रोल चालित नावों को सीएनजी गैस से चलाया जाएगा। इस संबंध में एक सीएनजी गैस स्टेशन का निर्माण राजघाट पुल के पास खिड़किया घाट पर हो रहा है। इस मौके पर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एनके द्विवेदी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नाव से वायु प्रदूषण होता है, जिससे पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ डीजल और मोबाइल के गंगाजल में मिलने से जल जीवों को भी खतरा होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब गंगा नदी में सीएनजी इंजन से नाव चला करेगी, जिससे कि प्रदूषण जीरो रहेगा और पर्यटक तथा जल जीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये स्मार्ट सिटी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसमें नगर निगम वाराणसी प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। जी का एक ड्रीम था कि जो यहाँ पे रिवर के अंदर बोट चल रही हैं, डीजल बोट्स हैं या पेट्रोल बोट्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती हैं और जल जीव के ऊपर भी और मानव के ऊपर भी। तो पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, तो उसमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि चूँकि ये नाव को हम लोग सीएनजी फीड करें और डीजल वगैरह को कर्टेल करें। तो चूँकि नाव सड़क पे जा नहीं सकती हैं, इसलिए हम लोग रिवर पे ही जो जितनी भी चल रही हैं यहाँ पे डीजल बोट और पेट्रोल बोट, इसको सीएनजी सप्लाई करेंगे और उनके इंजन को सीएनजी में कन्वर्ट करके सारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार की मदद मिल रही है। मिर्जापुर जनपद को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने केला हब घोषित किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का पौधा वितरित किया गया। महिलाओं ने भी परिवार की खुशहाली के लिए आधुनिक खेती को आवश्यक बताया। सिटी विकासखंड के पिपरादार में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, केला और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी गई। जिले में अभी 500 बीघा में केला की खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष 2000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले को केला हब बनाने के बाद बड़े पैमाने पर खेती होगी तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कल केंद्रीय मंत्री कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। किसानों को मिलेगी 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। किसानों और मजदूरों को मिलेगा आर्थिक लाभ। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के किसानों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। संगठन से लेकर सरकार तक किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कर रहा है किसान सम्मेलन। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक एबीयू के चुने गए नए उपाध्यक्ष। 3 वर्ष तक का होगा इनका कार्यकाल। और राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए सरकार ने तैयार किया खाका। मुख्य सचिव ने बैठक में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।